प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपसे स्वागत है। बच्चे, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार निर्माण की, और उसी प्रत्याहार में आज हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो सीटेट हो और चाहे यूपीटेट हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा है, ये आपके प्रत्याहार से संबंधित है कि कौन सा ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत केवल स्वर का अध्ययन हुआ है। किसके अंतर्गत केवल स्वर का अध्ययन हुआ है? आप बताएंगे। केवल स्वर का अध्ययन हुआ है तो वो कौन सा प्रत्याहार होगा बच्चे? अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके बच्चे सभी स्वर आते हैं। क्या आता है? सभी स्वर। कभी भी पूछेगा कि आपको अच प्रत्याहार में कौन से स्वर आते हैं, यानी सभी स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, तो अच के अंतर्गत सभी स्वर आएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन बच्चे पूछेगा आपसे कि जो सभी व्यंजन हैं वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सभी व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, तो आपको बताना। हमने आपको पढ़ाया होगा कि यदि हल प्रत्याहार है, कौन सा बच्चे? हल प्रत्याहार है, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके सभी व्यंजन पूछे। सभी व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत? हल के अंतर्गत। यहाँ से अच कितने हो जाएंगे आपके? 9 हैं, और यहाँ से जो व्यंजन होंगे वो आपके कितने होंगे? 33 होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है आपसे जो इम्पोर्टेंट है। उस पर पूछा जाता है कि सभी स्वर और सभी व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत है। सभी स्वर और सभी व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? तो हमारा देखा जाए छोटा आ से शुरू होता है और ला पे क्या होता है? खत्म होता है माहेश्वर सूत्र। तो कौन सा प्रत्याहार होगा बच्चे? अल प्रत्याहार होगा। कौन सा? अल प्रत्याहार होगा। और अल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके आएंगे सभी स्वर और प्लस सभी व्यंजन। सभी स्वर आएंगे और सभी व्यंजन। ये आपके किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? ये आपके आएंगे अल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इस तरह से देखा जाए ये हमारा जो प्रत्याहार है इससे संबंधित ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बच्चे, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत वर्णमाला की, क्योंकि प्रत्याहार हमारा समाप्त हो गया है, माहेश्वर सूत्र समाप्त हो गया है। अगर माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार में अगर कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको सूचित करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला में। हमने आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ा दिया है और आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत वर्णमाला की। और हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में देखते हैं कितने बातों का अंतर है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डिफरेंट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं तो उनकी चर्चा के लिए आज हम संस्कृत वर्णमाला लेकर आए हैं। तो चलिए, संस्कृत वर्णमाला। तो देखिए, वर्ण का जो स्वरूप है आप जानते हैं, जो हमारा वर्ण है ये ध्वनि का परिमार्जन रूप है। क्या है? ध्वनि का परिमार्जन रूप हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि का परिमार्जन रूप क्या कहलाएगा? वर्ण। या इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जिसका कोई अपना सार्थक खंड ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए, अब देखा जाए तो पूरी वर्णमाला को यहाँ से कितने स्वरूपों में डिवाइड कर दिया गया? 2 स्वरूप में। कितने? 2 स्वरूपों में डिवाइड कर दिया गया। तो जो सबसे पहला जो स्वरूप हुआ, चलिए, पूरी वर्णमाला का जो स्वरूप हुआ हमने विभाजित किया, सबसे पहले स्वर में और दूसरा हमने किस में विभाजित किया? व्यंजन में। किस में किया? व्यंजन में। इस तरह से संस्कृत वर्णमाला का विभाजन होता है। स्वर देखा जाए संस्कृत में इसे अच भी कहा जाता है। बच्चे, इसे क्या कहेंगे? संस्कृत में इसे अच भी कहा जाता है। और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। अब देखा जाए तो आप जानते हैं जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वयं राजन्ते इत स्वराः,
स्वयं राजन्ते ही तो स्वरा, अर्थात जो पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हैं, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। जैसा कि हमने आपको बताया कि अच कितने होते हैं, ये बच्चे आपके अच होते हैं कितने, 9। कितने अच हो जाएंगे, 9। और हल कितने हो जाएंगे, आपके 33 हो जाएंगे। तो इस तरह से स्वर का विभाजन अगर देखा जाए तो स्वर की संख्या कभी पूछेगा तो संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है, 9। लेकिन हिंदी में हमने इसका अलग स्वरूप बताया होगा, तो यहाँ हम केवल संस्कृत करेंगे तो अच लेके चलेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यहीं से इनका विभाजन देखा जाए तो स्वर प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। सबसे पहला जो स्वरूप होता है वो हमारा होता है हर्ष स्वर। कैसा स्वर होता है, हर्ष स्वर होता है। और जो दूसरा स्वरूप होगा बच्चे वो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। और जो तीसरा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, पुल्लुप्त स्वर हो जाएगा। कैसा स्वर होगा, पुल्लुप्त स्वर। अब देखिए हमने आपको हर्ष स्वर पढ़ाया है, दीर्घ स्वर भी पढ़ाया है और पुल्लुप्त स्वर भी पढ़ाया है। तो ध्यान में रखिएगा, जो हर्ष स्वर का जो स्वरूप होगा वो होगा, आप जानते हैं कि छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और क्या हो जाते हैं आपके री हो जाते हैं। लेकिन अब क्या यही हमारे हर्ष स्वर हैं, अब हमको पहचानना है तो इसके लिए हम थोड़ा माहेश्वर सूत्र पे चलते हैं कि ये 4 हैं कि 5 हैं, क्योंकि संस्कृत में इनका स्वरूप बदल जाता है। तो हमारा एक प्रत्याहार है, कौन सा प्रत्याहार बच्चे, अक प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार होगा, अक प्रत्याहार के अंतर्गत जब हमने आपको पढ़ाया होगा अक प्रत्याहार तो उसमें बताया होगा कि इसके अंतर्गत सभी हर्ष स्वर आते हैं। तो चलिएगा, यानी आईमूल से अगर देखा जाए तो आपका आई मिल जाएगा और आपका उ मिल जाएगा। तो आईमूल से आ ई उ मिल गया और रीलिक से आपका री भी मिल जाता है और री मिल जाता है। यानी अब अगर देखा जाए तो यहाँ से हर्ष स्वर की संख्या कितनी मिल गई, 5। तो हम 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 4 संख्या कहाँ होती है, हिंदी में होती है। लेकिन जब कभी भी पूछा जाएगा कि हर्ष स्वर संस्कृत में कितने होते हैं तो बच्चे कितने होते हैं, 5 होते हैं। और वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखे जाते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये आपका हो जाएगा आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा और री हो जाएगा और ली। तो बच्चे ये हमारे पूछे जाते हैं हर्ष स्वर। तो हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। हर्ष स्वर को ही कौन सा स्वर कहेंगे, मूल स्वर कहा जाता है। तो कभी पूछा जाएगा कि संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं, तो बच्चे संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं और इन्हीं का एक नाम और है, इन्हें ही हम एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, हर्ष स्वर या मूल स्वर कहते हैं। तो संख्या कितनी बताएंगे बच्चे, 5 बताएंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, और हर्ष स्वर की जो परिभाषा है आप बता भी सकते हैं। हर्ष का मतलब होता है छोटा, हमने हिंदी में बताया भी है कि जे ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कम मात्रा का समय लगता है या सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ष ध्वनियाँ कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 5। चलिए अब हम चर्चा करते हैं किसकी, दीर्घ स्वर की। अगर दीर्घ स्वर की चर्चा करें तो आप जानते हैं कि दीर्घ हर्ष से बड़ा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हर्ष से अपेक्षा या हर्ष की अपेक्षा कितना गुना, 2 गुना समय लगता है या हर्ष की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। अब चलते हैं, अगर देखा जाए कि दीर्घ स्वर ध्वनियाँ कितनी होती हैं तो आप संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में अब देखिए, अगर आप दीर्घ लेके चलेंगे तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आपका हो जाएगा आ ई उ री और ली। तो यहाँ से ये आपके मिलेंगे नहीं, क्योंकि सभी जितने भी हर्ष होते हैं संस्कृत में उनका अपना एक दीर्घ बन जाता है, उनका अपना क्या, एक दीर्घ बन जाता है। तो देखा जाए ये आपका बड़ा आ हो जाएगा, ये आपकी बड़ी ई होगी और आपका बड़ा उ होगा और ये आपका दीर्घ री हो जाएगा। लेकिन
यहाँ दीर्घ स्वर का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर का विभाजन हो जाता है। तो जब दीर्घ स्वर का यहाँ विभाजन हो जाता है तो ये दो स्वरूप में टूट जाते हैं। किसमें? देखिएगा, ये हमने आपको पढ़ाया है कि ये मूल दीर्घ स्वर में टूट जाते हैं। किसमें? मूल दीर्घ स्वर में टूट जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये हमारा संयुक्त स्वर में टूट जाता है। किसमें? संयुक्त स्वर में। एक नाम और दे दीजिए, संयुक्त स्वर ना कह के इसका एक नाम और आप देंगे, क्या? मिश्रित स्वर। कभी भी आपसे पूछे कि मिश्रित स्वर संस्कृत में कितने हैं तो संख्या आप बताएंगे। यानी अब देखा जाए तो मूल दीर्घ ये आपके होंगे, ये मूल दीर्घ आपके होंगे। यहाँ पर इसका स्वरूप दीर्घ नहीं बनेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब हम चलेंगे लित लसानाम दंता सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ से ली का स्वरूप नहीं लिया जाता है, इसी लेकिन इसका उच्चारण स्थान आपको हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे सभी वर्णों का उच्चारण स्थान, तो सूत्र के माध्यम से हम उच्चारण स्थान आपको बताएंगे। तो देखा जाए बच्चे, अब मूल दीर्घ यही आपके मूल दीर्घ हो जाएंगे। आ हो जाएगा और ई हो जाएगा और उ हो जाएगा और आपका री हो जाएगा। ये आपके हैं, सॉरी ये दीर्घ हो जाएंगे। अब संयुक्त जो स्वरूप में बचे, यहाँ से जो चार स्वरूप संयुक्त लेके चलते हैं वो आपके ए होंगे, ऐ होंगे, ओ होंगे और क्या हो जाएंगे? आओ अब देखा जाए तो चार मूल दीर्घ स्वर, चार मूल दीर्घ स्वर। और अगर देखा जाए मिश्रित स्वर जो होते हैं वो चार होते हैं। तो अगर इनको भी काउंट किया जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। तो संस्कृत में जब भी हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। इन्हें मिश्रित स्वर क्यों कहा गया? इसको हमने आपको बताया ही है कि जब आ और धन ई का मेल होता है तो ये हमारे जब दो असमान स्वर मिलते हैं तो उनका रूप क्या होता है? हमेशा संयुक्त होता है, उन्हें हम दीर्घ नहीं कहते हैं। जब इसके स्वरूप में देखा जाए तो इसका मेल आधन ए का होता है, और जब इसका स्वरूप देखेंगे तो आधन उ का हो जाएगा, और जब इसका स्वरूप देखेंगे तो आधन ओ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? आधन ओ का हो जाएगा। तो इसे हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं और इसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ज़्यादा अंतर संस्कृत वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में नहीं, कुछ चीज़ों का अंतर है वो आपको हम बताते हुए चलते हैं। बस हमको ये बताना था कि अच कितने होते हैं और यहाँ से हमको बताना था ह्रस्व कितने होते हैं। तो ह्रस्व संस्कृत में 5 लेकर चलेंगे और दीर्घ में कितने लेकर चलेंगे? 8। अब चलिए हम पुल्लिप्त स्वर की बात करते हैं। देखिएगा, पुल्लिप्त स्वर का एक नाम और है, पुल्लिप्त स्वर का बच्चे एक नाम और है जिसे हम कह सकते हैं, कौन सा नाम कहेंगे? त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक स्वर। और त्रिमात्रिक स्वर जो होता है वो अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल यस के समान होता है, या तो ये हिंदी वाला जो 3 है इस तरह से भी कहीं पर बना हुआ होता है। और त्रिमात्रिक का जो प्रयोग है वो ध्यान लीजिएगा, जैसे आपका लिखा है ये ओलम लिखा है, तो इस तरह से इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो पुल्लिप्त स्वर ये क्या है? त्रिमात्रिक स्वर है। क्या है? त्रिमात्रिक। हमने बताया था जब पुल्लिप्त स्वर बोला जाता है, देखिएगा बोला जाता है तो सबसे अधिक समय लेता है, यानी कितने गुना समय लगता है? 3 गुना समय लेता है। ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लेगा और दीर्घ की अपेक्षा बच्चे 2 गुना समय लेगा। तो ये कौन सा स्वर कहलाएगा? त्रिमात्रिक स्वर कहलाएगा। तो बच्चे इस तरह से जो हमारे स्वर का विभाजन है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के हो जाते हैं, यानी और अच की संख्या कितनी हो जाती है? 9। अब हम बच्चे कहाँ तक पहुँच गए? ओ तक पहुँच गए। अब ओ के बाद जो अगला स्वरूप होगा वो आपका हमने आपको पढ़ाया होगा अयोगवाह। क्या पढ़ाया है? अयोगवाह पढ़ाया है। अब देखते हैं यहाँ अयोगवाह क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से पूछा जाता है अयोगवाह की संख्या। अयोगवाह बच्चे अब देखा जाए अयोगवाह की अगर बात करें तो हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहला जो अयोगवाह होता है वो आपका बच्चे क्या होता है?
अनुस्वार होता है और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, विसर्ग। ये हिंदी में 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। जब कभी भी अयोगवाह संस्कृत में बात की जाएगी तो उसकी संख्या कितनी बताएंगे, 4 बताएंगे। जो तीसरा होगा वो आपका हो जाएगा जिह्वा मूलीय वर्ण। क्या होगा, जिह्वा मूलीय वर्ण हो जाएगा बच्चे। और जो अगला चौथा होगा हमारा वो हो जाएगा उपध्यमानीय वर्ण। क्या हो जाएगा, उपध्यमानीय वर्ण हो जाएगा। अब ध्यान में रखिएगा, जो हमारा अनुस्वार है, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा अनुस्वार है और जो विसर्ग का स्वरूप है ये आपका पढ़ाएंगे। इसका भी हम आपको 4 स्थान बताएंगे। अको विसर्जनीयाम कंठा से इसका स्वरूप लेके चलेंगे। लेकिन बच्चे जिह्वा मूलीय वर्ण, जिह्वा मूलीय वर्ण यानी जिन व्यंजनों के पहले क्या विसर्ग चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह, विसर्ग। यानी का खा के पहले, का और खा के पहले यदि ऐसे विसर्ग चिन्ह लग जाता है, ऐसे विसर्ग चिन्ह लग जाता है तो इसे हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। और जब उपध्यमानीय वर्ण जो है वो पा फा के पहले अगर इस तरह का चिन्ह मिलता है बच्चे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये उपपद्यमानीय वर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे जब कभी भी संस्कृत में आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में कितने अयोगवाह होते हैं तो संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संस्कृत में अच कितने होते हैं, संस्कृत में अच 9 होते हैं। संस्कृत में हल कितने होते हैं, संस्कृत में हल कितने होते हैं, 33 होते हैं। और संस्कृत में एकमात्रक स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं तो बच्चे मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है बच्चे, 8। क्यों, क्योंकि हमने बताया है ये 4 दीर्घ के स्वरूप में रखे जाते हैं और 4 मिश्रित स्वर के स्वरूप में रखे जाते हैं। इसलिए दीर्घ स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। और तीसरा स्वर जो है वो हमारा त्रिमात्रिक स्वर है, यानी इसमें कितनी मात्राओं का समय लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब बच्चे अगर चर्चा करें, ध्यान में रखिएगा, तो अब हम बात करेंगे स्वर की। यहीं पे समाप्ति हो जाती है। देखा जाए तो टेट का सिलेबस हो या सीटेट का जो स्वरूप हो उसमें स्वर का जो स्वरूप है यहीं से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा अब हम चलते हैं अपने स्वरूप किस पे, व्यंजन पे। चलिएगा हमने आपको व्यंजन ध्वनियाँ पढ़ाया है, हमने आपको व्यंजन का स्वरूप पढ़ाया है कि वहाँ भी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और व्यंजन को किस प्रत्याहार में रखा जाता है, व्यंजन को किस प्रत्याहार में, बताइएगा किस प्रत्याहार में रखा जाएगा। देखिए यहाँ से खत्म कर दीजिए, कहाँ तक, अच प्रत्याहार के बाद यानी अयुण ऋलिक एवं एवच। उसके बाद हैवरत से व्यंजन की शुरुआत हो जाती है और कहाँ समाप्त होती है, लापे। यानी किस प्रत्याहार में सभी व्यंजन आएंगे, हल प्रत्याहार में आएंगे। किसमें, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आएंगे और यहीं से हम व्यंजन की शुरुआत करते हैं, यहीं से हम व्यंजनों का विभाजन करना प्रारंभ कर देते हैं। चलिएगा अब देखिए, व्यंजन प्रमुख रूप से 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के हिंदी में भी होंगे और 3 प्रकार के आपके किस में हो जाएंगे, संस्कृत में भी हो जाएंगे। सबसे पहला जो स्वरूप होगा, सबसे पहला जो स्वरूप होगा बच्चे वो होगा आपका क्या, स्पर्श व्यंजन। क्या होगा, स्पर्श व्यंजन होगा। और जो दूसरा होगा वो आपका हो जाएगा, वो अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और जो तीसरा जो स्वरूप हो जाएगा, तीसरा होगा वो आपका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। अब बच्चे अगर देखा जाए जो हमारा अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन, यहाँ से एक नए प्रकार का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हिंदी में हमने अंतःस्थ व्यंजन से अर्धस्वर की संख्या आपको बताई है। अंतःस्थ व्यंजन से अर्धस्वर की संख्या हमने वहाँ 2 बताया होगा, तो थोड़ा यहाँ लेके चलेंगे तो यहाँ वही अर्धस्वर जो 2 होंगे वो यहाँ पे चारों अंतःस्थ व्यंजन को, चारों को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी,
स्पर्श व्यंजन की। किसकी शुरुआत करते हैं? स्पर्श व्यंजन की। और स्पर्श व्यंजन को बच्चे कितने स्वरूप में बांट दिया गया है? कितने स्वरूप में? 5 वर्गों में बांट दिया गया है। कितने? 5 वर्गों में बांट दिया गया है। यानी किस वर्ग में? का वर्ग में बांट दिया गया है, और चा वर्ग में बांट दिया गया है, और टा वर्ग में बांट दिया गया है, और ता वर्ग में बांट दिया गया है, ता वर्ग में। और अगला देखा जाए तो हमारा कौन सा वर्ग होगा? पा वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा? पा वर्ग होगा। अब देखा जाए का वर्ग के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया है कि का वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। यानी आपके सभी अनुनासिक भी इसी 5 के अंतर्गत आएंगे, 5 वर्गों के बाद। लेकिन यहाँ से संस्कृत में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, उसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे, तो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला कु, इसको याद करने का तरीका, फिर कहते चू, फिर बोलते टू, फिर बोलते तू, फिर बोलते हैं क्या? पू। तो इसी को याद करते हैं, ध्यान में रखिएगा। संस्कृत वर्णमाला में इन चारों को, यानी किसको देखा जाए तो कु और चू और टू और तू और पू को उदित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदित वर्ण। बच्चे कभी भी पूछा जाएगा कि उदित वर्ण की संख्या कितनी होती है, उदित वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि उदित वर्ण की संख्या कितनी होती है? 5। और पूछा था उदित वर्ण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इन्हीं स्पर्श व्यंजनों के, स्पर्श व्यंजन को के प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको याद करने के लिए इस उदित वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि उदित वर्ण की संख्या कितनी। तो देखा जाए बच्चे, ये आपका का वर्ग होगा, चा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा और पा वर्ग होगा। तो इसके लिए जो स्वरूप होगा, यहीं से हम आपको उच्चारण स्थान बताएंगे, क्योंकि का वर्ग का उच्चारण स्थान आप जानते हैं कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। अब देखा जाए तो सूत्र से अगर आप याद करना चाहते हैं तो अभी लास्ट में हम लिखवा भी देंगे। तो देखा जाए अकुह विसर्जनीयाम कंठा से, अकुह विसर्जनीयाम कंठा से, यानी का वर्गों के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और इच यसानाम तालु से, इच यसाम तालु की जब बात करेंगे हम तो ध्यान में रखिएगा, हमेशा इच यसानाम तालु से चा वर्ग के वर्णों का स्थान भी क्या हो जाता है? तालब भी हो जाता है। और ऋट रसानाम मूर्धा से, ऋतु रसानाम मूर्धा से टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाता है? मूर्धन्य हो जाता है। और लित लसानाम दंता से, लित लसानाम दंता से बच्चे ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंत हो जाता है। और ये जो पा लिखा है, पा वर्ग, इसे हम उपु ओष्ठो कह सकते हैं। देखो लोग शॉर्ट फॉर्म में इसे उपु ओष्ठो याद कर लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उपपद्धमानीय नाम ओष्ठो, या कह सकते हैं उपपद्धमानीय ओष्ठो का स्वरूप यहाँ से लेके चलते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट उपु ओष्ठो कहेंगे। क्या कहेंगे? उपु ओष्ठो कहेंगे, और आपको ये याद हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका अकुह विसर्जनीयाम कंठा से कंठ हो जाएगा, इच्छसा नाम तालु से इसका उच्चारण स्थान बच्चे क्या हो जाएगा? तालब भी हो जाएगा। और ऋट रसानाम मूर्धा से बच्चे इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा, या इसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। और जो ता वर्ग होगा, ये लित लसानाम दंता से बच्चे इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। और जो आपका उपओष्ठों से पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान बच्चे क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा, ओष्ठ हो जाएगा, यानी कंठ होगा, तालब, मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ। इस तरह से आपके स्पर्श व्यंजन है। कभी भी पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या बच्चे? कितनी? 5। प्रत्येक वर्ग में 5 होंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी 25 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 25। संस्कृत में बताइएगा कि 25 को कैसे बोलते हैं, तो आप 20 को विंशत बोलते हैं। 20 को क्या बोलते हैं? विंशति। और 5 में ऐड कर दीजिए पंचविंशति। क्या बोलेंगे? पंचविंशति बोलेंगे, पंचविंशति। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पंचविंशति।
आप देखिएगा तो इस तरह से आपके स्पर्श व्यंजन पूछे जाते। चलिए हम चलते हैं अपने अंतःस्थ व्यंजन पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे संबंधित जितने भी वर्ण हैं आप लिखिएगा। हमने आपको पढ़ाया भी है हिंदी वर्णमाला में कि का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसको इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी में हमने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। ठीक, आप चैनल पे जाइएगा और प्ले लिस्ट में जैसे वहीं खोलेंगे तो आपको हिंदी बाई कुलदीप सर और वहीं हिंदी बाई लिखा संस्कृत बाई कुलदीप सर, तो अगर वहाँ आप हिंदी का वर्णमाला टॉपिक खोलेंगे तो वहाँ से आपको यहाँ से का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन मतलब इन वर्गों से संबंधित जो वर्ण होंगे वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे और वहां पर आपको उनका उच्चारण स्थान भी मिल जाएगा। चलिए अगला स्वरूप हम चलते हैं अंतःस्थ व्यंजन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहां से संख्या पूछी जाती है 25 और इसके अंतर्गत ये आपका उदित वर्ण भी पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा देखिएगा इसका भी सूत्र पूछा जाता है, सूत्र भी पूछा जाता है कभी कभी, तो सूत्र लिख लीजिएगा। कादयो मावसाना, स्पर्श व्यंजन का सूत्र लिख लीजिएगा। कादयो मावसाना मावसाना स्पर्शा। कादयो मावसाना स्पर्शा से आप जान जाएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक ये आपके क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा अगला स्वरूप हम चलते हैं अपने अंतःस्थ व्यंजन की तरफ। चलिएगा अगला स्वरूप है आपका अंतःस्थ व्यंजन। पहला स्वरूप था हमारा स्पर्श व्यंजन का और जो दूसरा स्वरूप है वो आपका क्या है, अंतःस्थ व्यंजन का। अंतःस्थ व्यंजन देखिएगा आप कह सकते हैं यरो अंतस्थाः, कह सकते हैं यरो अंतस्थाः, यरो अंतस्थाः। इसका सूत्र है यरो अंतस्थाः अर्थात या रा ला वा जो वर्ण आते हैं उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत या हम कह सकते हैं जो इनका उच्चारण है वो मुख के आंतरिक भाग से होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या बच्चे क्या होती है, 4, या रा ला और वाह। ये बच्चे आपके 4 होते हैं और इन चारों को हम किस नाम से जानते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चारों को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। चलिए हमारा अगला विभाग, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत में अंतःस्थ व्यंजन को लेकर कि अंतःस्थ व्यंजन में एक संस्कृत में पूछा जाएगा कि संस्कृत में कितने अर्धस्वर होते हैं, तो संस्कृत में अर्धस्वर कितने होते हैं, कितने बताएंगे आप, 4। ये 4 अर्ध स्वर होते हैं। अगला स्वरूप होगा बच्चे ये आपका हो जाएगा, आपका होगा ऊष्म व्यंजन। क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। इसका जो सूत्र होगा बच्चे वो आपका हो जाएगा सल उष्मालः। क्या हो जाएगा, सल उष्ण मालः। यानी अगर देखा जाए सल प्रत्याहार के अंतर्गत, क्या सल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। और ऊष्म का मतलब गर्म होता है। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में क्या मुख से निकलने वाली वायु का प्रवाह क्या होता है, गर्म होता है, ठीक, या वायु घर्षण के पश्चात निकलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। देखा जाए इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कितनी हो जाएगी, 4। सा खष्टी सा और सा हा। इस तरह से ये आपके व्यंजन का विभाजन हुआ। सबसे पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और जो तीसरा होगा वो आपका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। देखा जाए इसकी अगर परिभाषा आपको व्यंजन संधि की बताना है तो आप कह सकते हैं अनुवग भवति व्यंजनम, कह सकते हैं इसका अनुवग
भवति व्यंजनम। क्या बोलेंगे? अन्वग भवति व्यंजनम। तो देखा जाए जो हमारे व्यंजन हैं ये किसी दूसरे की सहायता से बोले, किसी दूसरे क्या डायरेक्ट कह दीजिए स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इनकी संख्या 33 और ये आपके जो व्यंजन हैं ये प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिएगा अगला स्वरूप, अगला स्वरूप हमारा है अगला। तो हम हाँ तक पहुंच गए। अब अगला है अगला होगा बच्चे हमारा होगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में हमने बताया कि कितनी संख्या होती है? 4 होती है। यानी ये आपका छा होता है, ये आपका त्रा होता है, ये आपका ज्ञा होता है, ये आपका क्या होता है? स्रा। यानी आपके 4 संयुक्त व्यंजन है। चाहे हिंदी में भी पूछे संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो 4, चाहे संस्कृत में तो 4। देखा जाए आपका और खष्टी सा होगा, ये छा बनाएगा और ता, और आपका रा बनाएगा, त्रा बनाएगा और जा होगा और या होगा। बच्चे ये आपका क्या बनाएगा? ज्ञा बनाएगा और ये सा होगा और रा होगा। बच्चे ये आपका बनाएगा स्रा। इस तरह से अगर देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन, संस्कृत में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं या इन्हें मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। तो इस तरह से हमने विभाजन किया है संस्कृत वर्णमाला का, और संस्कृत वर्णमाला में हमने आपको स्वर की संख्या बताई और हमने आपको व्यंजन की संख्या बताई। अगर आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में ठीक कुल स्वर कितने, सॉरी कुल वर्ण यानी मूल वर्ण पूरे कितने हैं, तो ध्यान में रखिएगा 33। ये आप बता दीजिएगा जब कभी भी पूछे या मूल वर्ण, मूल वर्ण यानी जब पूछे तो या आपसे पूछे कुल वर्ण कितने हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो मूल वर्ण की बात करिए तो कुल की बात अलग कर लीजिएगा, कुल में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मूल की अगर बात करेगा तो आप 33 में प्लस कितना जोड़ेंगे? 9। 33 में कितना जोड़ेंगे? 9, क्योंकि अच कितने होते हैं? 9, और हल कितने होते हैं आपके? कितने होते हैं? 33। तो 33 और 9 कितने हो जाते हैं? 42 हो जाते हैं। कितने? 42। और 4 जब इनको ऐड करते हैं 4, तो ध्यान में रखिएगा इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 46। यही मूल 46 वर्ण पढ़े जाते हैं। आप हिंदी में भी अगर जाएंगे तो कुल का स्वरूप वहाँ अलग देखने के मिलेगा और आपका मूल का जो स्वरूप देखने को मिलेगा तो अलग तरीके से। तो इस तरह से जब संख्या पूछेगा तो आप कितना बताएंगे? कितना बताएंगे बच्चे? ये आपके क्या होते हैं? 46 आपके होते हैं। तो इस तरह से ये आपका स्वरूप संस्कृत वर्णमाला का है। और अब देखिए हमको बताना है सूत्रों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से वर्णों, जितने भी वर्ण हैं आपके संस्कृत वर्णमाला में, उनका उच्चारण किस स्वर तंत्र के द्वारा होता है, तो सूत्र के माध्यम से हम जान लेते हैं। चलिए नोट करते चलिएगा। चलिएगा कर सकते हैं आप। वर्णों का उच्चारण स्थान, आपको बताना है वर्णों का उच्चारण स्थान संस्कृत में। देखिएगा अब अगर इसको लेके चलेंगे हम तो हमारा सबसे पहला जो सूत्र होगा, स्वर से लेके चलते हैं, सबसे पहला जो सूत्र होगा वो होगा बच्चे अकुहु विसर्जनीयाम, अकुहु विसर्जनीयाम कंठा, अकुहु विसर्जनीयाम कंठा। यानी अब देखा जाए छोटा आ भी का उच्चारण स्थान कंठ होगा, का वर्ग का भी उच्चारण स्थान होगा और हा का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। याद रखिएगा। दूसरा जो रूल होगा हमारा वो आपका हो जाएगा इच यसाम तालुहु। क्या हो जाएगा? इच यसाम तालु हो जाएगा। यानी ई छोटी बड़ी हो जाएंगे, चा वर्ग हो जाएगा, या का भी ताल होगा, सा का भी उच्चारण स्थान बच्चे क्या होगा? ताल होगा। जो तीसरा जो सूत्र होगा हमारा वो हो जाएगा उपओष्ठो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उपओष्ठो हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
उप ओष्ठ हो जाएगा, और यानी छोटा उ बड़ा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, पा वर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। यानी चौथा जो होगा बच्चे वो आपका हो जाएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री का भी उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, टा वर्ग के वर्ण का उच्चारण स्थान होगा क्या, मूर्धा, रा का भी होगा मूर्धा, और आपका क्या हो जाएगा, सा का खष्टी सानी इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा, और ला का भी उच्चारण स्थान मूर्धा। चलिएगा अगला जो स्वरूप होगा वो हमारा होगा लित लसाम, लित लसाम दंता। क्या हो जाएगा, लित लसाम दंता हो जाएगा। तो लित लसाम दंता से अगर देखेंगे तो उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, तो ली का भी उच्चारण स्थान नासिका, ता वर्ग का भी उच्चारण स्थान नासिका, ला का भी उच्चारण स्थान नासिका, और दंती सा यानी लिखा इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता, सॉरी यानी ली का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, दंत होगा, दंत, ता वर्ग का भी उच्चारण स्थान होगा दंत, यानी ला का भी उच्चारण स्थान दंत होगा, और सा का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, दंत होगा, नासिका नहीं होगा बच्चे, ध्यान में रखिएगा, ठीक, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। तो अगला जो स्वरूप, अगला जो सूत्र है वो आपका हो जाएगा यमंग, यमंग लनाम, यमंग लनाम नासिका। क्या हो जाएगा बच्चे, यमंग लनाम नासिका, यानी जो आपके पांचों अनुनासिक वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। ये आपका होगा यमंग लनाम नासिका। अगला जो स्वरूप होगा बच्चे वो हो जाएगा एदैतो, एदैतो कंठ तालु। क्या हो जाएगा बच्चे, एदैतो कंठ तालु, यानी इसके अंतर्गत केवल ए और ऐ वर्ण आएंगे, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, आपका हो जाएगा कंठ तालु। अगला जो सूत्र होगा बच्चे ये हमारा होगा उदयतो। क्या होगा, उदयतो कंठोष्ठो। क्या होगा, उदयतो कंठोष्ठो, यानी इसके अंतर्गत आपके ओ आते हैं या आपका क्या आता है, अ आता है, ध्यान में रखिएगा। ये उदयतो कंठोष्ठ हो जाएगा। और बच्चे एक सबसे अंतिम है वो वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठो, वकारस्य दंतोष्ठो, यानी वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है, और इसका एक नाम है वरस्य वर्ण। क्या कहते हैं, वरस्य वर्ण इसे कहते हैं। कौन सा वर्ण कहेंगे, वरस्य वर्ण कहेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्या है, आपके सभी वर्णों के उच्चारण स्थान है। तो इस तरह से आप वर्णों का उच्चारण स्थान याद करिएगा, और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको बाकायदा प्रयत्न पढ़ाएंगे। ज़्यादा इसमें हमने बातों को ज़्यादा विस्तार इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो चीज़ें हिंदी में और संस्कृत में समान है और हम उसको हिंदी में पढ़ा चुके हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को हमने यहाँ आपको विस्तार पूर्वक नहीं समझाया है। जो चीज़ें वहाँ से भिन्न थी, हिंदी से भिन्न थी, उनको लेकर हमने यहाँ पर चर्चा की है। और जो अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, प्रयत्न पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो प्रयत्न हमने फिर बताया है, प्रयत्न का स्वरूप वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे, एक आभ्यंतर और एक वाह्य प्रयत्न। तो चलिए अगली क्लास में हम मिलते हैं प्रयत्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।